नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम शुक्र के अनुसार राजा की क्या भूमिका है, इस बात पर चर्चा करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारों में शुक्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व के वीडियो में हम शुक्र का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं और उसके राज्य संबंधी कार्यों का भी अध्ययन कर चुके हैं। अब बात आती है कि शुक्र के अनुसार राजा क्या है, उसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले शुक्र बात करते हैं कि जो राजा है उसके गुण और दुर्गुण क्या होते हैं, अच्छे बुरे राजा में कैसे अंतर किया जाए, राजा के कर्तव्य क्या हैं, राजा की दिनचर्या कैसी है और राजा का उत्तराधिकारी कैसे और कौन बनेगा, शासक या राजा का सत्ता पर नियंत्रण कैसे रहेगा। इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। शुक्र के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राजा का विशिष्ट और सर्वोच्च महत्व है। राजा उन सभी में प्रधान है। वह राज्य रूपी शरीर का मस्तक और राज्य रूपी वृक्ष का मूल होता है। स्वयं शुक्र के ही शब्दों में राजा राज्य की वृद्धि का हेतु और वृद्धों को मान्य है। वह नेत्रों को इस प्रकार आनंद देता है जैसे चंद्रमा को समुद्र आनंद देता है। यदि राजा उत्तम और नीतिमान न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाएगी जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नाव नष्ट हो जाती है। अगर मल्लाह नहीं होगा तो नाव भी डगमगा करके अंत में समुद्र में लीन हो जाएगी। ऐसे ही बिना राजा के राज्य का भी नाश हो जाएगा। शुक्र यह मानता है कि राजा में देवताओं के विभिन्न अंश या गुण पाए जाते हैं। इंद्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इन सभी देवताओं के स्वाभाविक अंशों से और अपने तप के प्रताप से राजा सभी प्राणियों का स्वामी बन जाता है, मालिक बन जाता है। राज्य की रक्षा करने में वह स्वर्ग के रक्षक इंद्र के समान होता है। जैसे पवन सुगंध की प्रेरक है, वैसे ही राजा सत और असत कर्मों का प्रेरक होता है। राजा धर्म का प्रवर्तक होता है और अधर्म का वैसे ही नाशक होता है जैसे अंधकार का नाशक सूरज होता है। यमराज के समान वह दुष्टों को दंड देता है और अग्नि के समान शुद्ध होता है। जलों से सबका पोषक राजा जल रूप अपने घनों से पुष्ट करने में वरुण रूप होता है। चंद्रमा की किरणों के समान अपने गुण और कर्मों से सबको प्रसन्न रखता है और कुबेर के समान अक्षय संपत्ति का स्वामी होता है। शुक्र की राज्य संबंधी विवेचना में राजा की पद, स्थिति और महत्व को स्पष्ट करते हुए बेनी प्रसाद कहते हैं कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभु है, जिसे शुक्र अत्यधिक उच्च स्थिति प्रदान करता है। समस्त राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार उसी से प्रारंभ होते हैं। वह समाज की समस्त संरचना का रक्षक और विश्व की संपन्नता का स्रोत है। वह देवत्व का सर्वोच्च रूप है और राजाओं का वर्गीकरण भी वो करते हैं कि अच्छा या बुरा राजा कौन होता है। शुक्र ने राजा में देवत्व की कल्पना की है, किंतु शुक्र ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राजाओं को देवता जैसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है। शुक्र के अनुसार प्रकृति के 3 गुण होते हैं जैसे सत्व, रज और तम, और इन्हीं के समान राजा में भी 3 प्रकार पाए जाते हैं। जिस राजा में तामस गुण का बाहुल्य होता है वह राजा देव नहीं माना जा सकता, उसमें आसुरी शक्तियाँ होंगी। जो राजा रजोगुण प्रधान होगा वह भी देव का स्थान नहीं पा सकता, वह मानव अंशों से युक्त माना जाएगा। परंतु जिस राजा में सत्व गुण का प्राधान्य होगा वही एकमात्र राजा देवत्व को प्राप्त होगा और ऐसे ही राजा की उत्पत्ति देवी उत्पत्ति मानी जाएगी। जो राजा धर्म में तत्पर है वे देवताओं के अंश हैं और अन्य राजा राक्षसों के अंश हैं। जो धर्म का लोप करने वाले और प्रजा को पीड़ा देने वाले होते हैं, जिस राजा से प्रजा कांपती है और जिस राजा के कार्यों की प्रजा निंदा करती है, ऐसे राजा को धनी और गुणी त्यागते हैं और वह नीच होता है। नट, गायक, वैश्या और नीच जातियों में जो राजा अत्यंत आसक्त होता है वह राजा निंदनीय होता है। और जो राजा बुद्धिमानों से द्वेष करे तथा अपने दुर्गुणों को न जाने वह अपने नाश का कारण होता है।
इस तरह हम देख सकते हैं कि शुक्र ने अच्छे और बुरे राजा में साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर अंतर किया है। अब राजा के गुण और दुर्गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे शुक्र बताते हैं कि मृग्या या आखेट करना, धूत या जुआ खेलना और मदिरापान, ये राजा के प्रमुख अवगुण हैं। आमतौर पर राजा अपना समय इसी में बर्बाद करता है, जुए खेलने में, मदिरापान में और आखेट में, मृग्या में। राजा को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके त्यागने पर ही राजा सुखी होता है। राजा के लिए आवश्यक विभिन्न गुणों का विवेचन इस प्रकार है। राजा को इंद्रियों को वशीभूत कर गुरु की सेवा करनी चाहिए और विनय की वृद्धि के लिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म करने वाला राजा पंडित है तथा समय के अनुसार धन लेने व देने से राजा साधु होता है। जिस राजा में प्रजा का अनुराग होता है और जो राजा प्रजा के पालन में तत्पर रहता है तथा विनीत है, वह राजा अनंत श्री को भोगता है। अतः शुक्र का राजा को परामर्श और निर्देश है कि घने विषय रूपी वन में मद से दौड़ते हुए इंद्रिय रूपी हाथी को राजा ज्ञान रूपी अंकुश से वश में करे। राजा का कर्तव्य। शुक्र ने राजाओं के 8 प्रकार के कर्तव्यों की चर्चा की है। ये कर्तव्य हैं: दुष्टों को दंड देना, प्रजा का पालन करना, राजसूय या आदि यज्ञों का करना, न्याय से कोष बढ़ाना, राजाओं को करदाता बनाना, शत्रुओं का मर्दन करना, दान देना, भूमि का विस्तार करना। ये सब राजा के मेन दायित्व हैं, फर्ज हैं। जिन राजाओं ने सेनाओं की वृद्धि न की और अन्य राजाओं को कर का दाता न बनाया तथा प्रजा का समुचित पालन न किया, वे राजा निष्फल तिल के समान हैं। राजा को न्याय वितरण करना तथा दुष्टों को दंड देना आवश्यक है। राजा प्रजा का पालन नीति से करे और पथिकों के निमित्त मार्ग की सदा रक्षा करे। राजा को मित्र, भ्राता, पुत्र, बंधु, सेना के अधिपति और सभासद आदि के साथ राज कार्यों के विषय में सदा ही चिंतन करना चाहिए। अब बात आती है राजा की दिनचर्या की। तो शुक्र ने कौटिल्य की तरह ही दिनचर्या को विस्तृत रूप से बताया है। उसने दिन को 48 मिनट के 30 मुहूर्तों में विभाजित किया। रात्रि का जो अंतिम भाग में 2 मुहूर्त होते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि राजा को सवेरे इन मुहूर्तों में उठकर राज्य के आय व्यय के ऊपर विचार करना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करने में 1 मुहूर्त लगावे और 2 मुहूर्त संध्या, पुराण सुनने व ध्यान में व्यतीत करें। निद्रा के संबंध में कहते हैं कि इसके लिए 8 मुहूर्त जरूरी हैं। और एक खास बात है दोस्तों कि शुक्र के अनुसार राजा को केवल राजधानी में ही सारा समय खर्च नहीं करना चाहिए, उसे प्रतिवर्ष गांवों, पुरों और देशों का दौरा करना चाहिए, जिससे उसे पता लगे कि उसकी प्रजा का कौन सा भाग है वो खुश है, कौन सा जो वर्ग है वो नाखुश है उससे, कौन सा कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहा है, कौन सा कर्मचारी के साथ वो ज़्यादा खुश हैं। तो इस संबंध में उसे तभी जानकारी मिलेगी जब वो देशाटन करेगा, भ्रमण करेगा। राजा के उत्तराधिकारी के संबंध में शुक्र का मत क्या है, वो हम देखते हैं कि शुक्र ने युवराज को राजा का दाहिना नेत्र और कारण बताया है। अतः युवराज की नियुक्ति बहुत सोच समझ कर की जानी चाहिए, जो मुद्रा के बिना संपूर्ण राज कार्यों को करने में सदा समर्थ हो और धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो, उसे युवराज मनोनीत करे। यदि ऐसा पुत्र न हो तो अपने चाचा अथवा छोटे भाई अथवा बड़े भाई के पुत्र को अथवा पुत्र के पुत्र को दत्तक पुत्र या युवराज बनाया जा सकता है। अब अगला बिंदु आता है शासक का या राजा का सत्ता पर नियंत्रण कैसे हो। शुक्र नीति में शासक को देवत्व जैसी सम्मानपूर्ण स्थिति और व्यापक ताकत या शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु किसी भी स्तर पर शासक के लिए निरंकुश व अमर्यादित शक्तियों का समर्थन नहीं किया गया है। शासक पर धार्मिक, नैतिक और लौकिक जीवन के ऐसे नियंत्रण स्थापित किए गए हैं
कि उसके द्वारा अमर्यादित आचरण का मार्ग न अपनाया जा सके। शासक की सत्ता पर विशेष रूप से निम्न नियंत्रण उन्होंने स्थापित किए हैं, जैसे कि धर्म और नीति का नियंत्रण। शुक्र ने शासक पर जो नियंत्रण स्थापित किए हैं उनमें भारतीय चिंतन की परंपरा के अनुसार धर्म और नीति का नियंत्रण ही सबसे ज़्यादा असरदार है, प्रभावी है। शुक्र ने शासक से अपेक्षा की है कि वह सदैव धर्म और नीति के नियंत्रण में रहेगा तथा किसी भी रूप में उच्च श्रृंखल व्यवहार को नहीं अपनाएगा। नीति विरुद्ध आचरण का निषेध करते हुए शुक्र नीति में इसे शासक की मूर्खता का प्रतीक माना गया है। शासक की सत्ता पर नियंत्रण के संबंध में वो आगे कहते हैं कि शासक का या राजा का वित्त पर भी नियंत्रण होना चाहिए। शुक्र ने करारोपण तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि के व्यय के संबंध में शासक की शक्ति को भी विवेक संगत प्रतिबंधों के अधीन माना है। शुक्र ने राजा को यह चेतावनी दी है कि वह कभी भी निजी आवश्यकता के लिए जनता से कर वसूल न करे। प्रजा पर अन्यायपूर्ण ढंग से कर लगाने का शुक्र ने पूरी गंभीरता के साथ निषेध किया है। शुक्र का मत है कि राजा को प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के अतिरिक्त अन्य किन्हीं उद्देश्यों से कर एकत्रित नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है मंत्री और सभासदों से परामर्श की अनिवार्यता। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि शासन व्यवस्था के संचालन जैसा महती कार्य शासक द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता। शासक मंत्रियों की नियुक्ति और उनसे परामर्श के लिए बाध्य है। शुक्र मानते हैं कि मंत्रियों तथा सभासदों का उचित परामर्श राजा को नीति भ्रष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों, अधिकारियों और सभासदों से परामर्श ले तथा उनसे प्राप्त परामर्श को उचित महत्व दे। समुचित मंत्रणा पर ध्यान न देने वाले शासक की तुलना शुक्र ने एक ऐसे डाकू से की है जो प्रजा के धन का अपने हित में अपहरण करता है। अगला बिंदु है शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के लौकिक और पारलौकिक दुष्परिणाम। अगर राजा अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करता है तो उसे इस लोक के साथ साथ परलोक में भी दुष्परिणाम भोगने होंगे। शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह शासकीय शक्ति का प्रयोग उचित और न्यायपूर्ण रीति से करे तथा उसे गंभीर चेतावनी दी गई है कि शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के गंभीर लौकिक और पारलौकिक दुष्परिणाम होंगे। शुक्र का मत है कि प्रजा की रक्षा नहीं करने वाले राजा को देवता नष्ट कर देते हैं और अंत में उसे नरक में गिरा देते हैं। शासक को लौकिक दुष्परिणामों की चेतावनी देते हुए शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि वह प्रजा के विरुद्ध दंड व भेद की नीति का अनुचित प्रयोग करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। शुक्र नीति में एक अन्य स्थान पर कहा गया है, यदि राजा अकारण या अनुचित रूप से दंड दे तो विद्वान लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। अगला बिंदु आता है दोस्तों जनता व जनमत का नियंत्रण। शुक्र नीति में शासक के आचरण पर जनता और जनमत के प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। शुक्र इस संदर्भ में जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जनता द्वारा शासक की निंदा आलोचना करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं। शुक्र राजा को निर्देश देते हैं कि वह आलोचना के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनावे, आलोचना पर ध्यान दे तथा किसी भी व्यक्ति को इस कारण दंडित न करे कि उसने राजा की आलोचना की है। शुक्र नीति में लोक निंदित राजा को अधर्म माना गया है। लोकमत का अनादर करना शुक्र ने शासक के लिए केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही अविवेकपूर्ण नहीं माना, वरन वह इसे गंभीर नैतिक अपराध भी मानता है। इन सबसे आगे बढ़कर शुक्र नीति में जनता के इस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है कि वह अत्याचारी शासक को उसके पद से हटा दे। राजा के व्यक्तिगत गुणों और कठोर दिनचर्या की भी बात की गई है शुक्र नीति में। शुक्र के अनुसार राजा को विद्वान होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद इत्यादि में उसको कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राजा के लिए ऐसी कठोर दिनचर्या निर्धारित की गई
कि उसके पास भोग विलास के लिए कोई समय और शक्ति भी शेष ना रहे। शासक को राज्य के स्वामी की स्थिति प्रदान करते हुए भी उसकी शक्तियों को मर्यादित करना प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की परंपरा रही है। मनु, कौटिल्य, उसना ऋषि, कामंदक, वाल्मीकि और वेदव्यास ने इस परंपरा को अपनाया है और शुक्र ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी संभव उपायों को अपनाकर शासक की शक्तियों को मर्यादित रखने पर बल दिया है। शुक्र के अनुसार राजा को सत्ता जो प्राप्त होती है वो एक तरह से एक धरोहर होती है जिसका प्रयोग उसे प्रजा के हित के लिए करना चाहिए। और अगर वह शासक या राजा प्रजा के हित की बजाय स्वयं के हित में लग जाता है तो ऐसे राज्य का धीरे धीरे करके ना क्षरण होने लग जाता है, पतन होने लग जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि शुक्र नीति के अनुसार अर्थात शुक्र के अनुसार राजा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, अच्छे बुरे राजा का ज्ञान किस प्रकार से उन्होंने किया है। धन्यवाद।